ये संतुलन की बात कर रहा है। लेकिन फजील साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल पस्त हो गए, जबकि अभी भी उनकी तरफ से देखिए, अभी भी गजा पर हमला वो कर रहे हैं, अभी भी बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। देखिए, युद्ध में मैंने आपसे कहा कि थोड़ा थोड़ा लड़ाई चलती रहेगी, दोनों तरफ से चलेगी। एक दूसरे को, लड़ाई का तरीका यही होता है कि हम सामने वाले को टेस्ट करते हैं, सामने वाला हमको टेस्ट करता है कि कहां तक ये लोग दब चुके हैं या नहीं दब चुके हैं। तो आम, एक बात बताएं आपको, आम चाहे कितना भी पीला हो ना मुमताज भाई, लोग उसको दबा के देखते हैं, सिरफल को लोग दबा के नहीं देखते हैं। तो हमास ने जिस तरह से 5 महीने 4 महीने से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, अब और तेज लड़ाई करके देख ले अमेरिका, तो भी उनको रिजल्ट यही आना है। नुकसान अमेरिका का भी होगा और नुकसान इसराइल का भी होगा। और फिलिस्तीन का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वो तो पिछले 40-45 साल से हो रहा है। वो लोग तो, खोने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब तो पाने के लिए बचा है। खोने के लिए तो अब इसराइल और अमेरिका के पास है। तो कभी भी इसराइल अमेरिका, कोई बड़ा देश या कोई बड़ा आदमी भी, आप अगर किसी बड़े आदमी से टकराइएगा तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको पिंच करता रहता है। तो इस लड़ाई में हमले होंगे, एक दूसरे को लोग टेस्ट करते हैं, उसका जवाब। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक फिलिस्तीन जो है अलग देश नहीं बन जाता। नहीं, धीरे ठीक है, धीरे लेकिन चलेगी। फजील साहब, 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अगर देखें, क्या लग रहा है इससे पहले क्या इस तरीके की हमने कोई जंग देखी, जितना अरे आप नुकसान ईरान इसराइल इराक और भूल गए अमेरिका क्या? को। नहीं नहीं, ईरान इराक भूल गए, मैं 8 साल चली थी। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसराइल और फिलिस्तीन के हवाले से, कि जितना नुकसान 4 महीने में, जानी नुकसान तो भले ही इधर गजा में हुआ हो फिलिस्तीनियों का, लेकिन माली नुकसान या सियासी सतह पर जो नुकसान अमेरिका हुआ है, क्या इससे पहले या इनको इस बात का अंदाजा था? देखिए, यूक्रेन में ये पूरी तरह से आधे से ज्यादा तो ये अमेरिका यूक्रेन में ही पिट चुके थे। पूरा यूरोपीय यूनियन के सारे कंट्रीज मिल करके यूक्रेन की मदद कर रहे थे, और उनकी सेनाएं भी थी यहाँ पे। उसके बावजूद भी ये लोग, आधी इनकी एनर्जी तो वहीं खत्म हो चुकी थी। और इसराइल में आने के बाद पूरा मुस्लिम कंट्री से इन लोगों ने दुश्मनी ले ली, और उस पर कोई हल नहीं ढूंढ रहे। तो ये इनका तो वहीं से स्थिति पस्त हो गए थे ये लोग, यूक्रेन से, रूस से ही लड़ने में इनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और अब ये, मैं बता रहा हूं आपसे, क्योंकि आदमी का ना बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो जाता है। अब नेतन्याहू और अमेरिका दोनों देखिए बहुत नरम होकर के बात कर रहे हैं, काफी नर्वस दिखते हैं ये लोग। इन सब चीजों पर इनके जो, जिस तरह के तेवर थे ना पहले, वो तेवर बहुत ढीले पड़ चुके हैं इनके। ये लोग कहीं से भी अब ये मजबूती की स्थिति में नहीं आ रहे। या तो अपनी पूरी ताकत लगा के उड़ा दें, एटॉमिक पावर यूज कर लें, वो अलग बात है कि नहीं हम भी मरेंगे तुम भी मरो, तब तो उसकी बात नहीं हो सकती, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जंग का जो तरीका है कि ठीक है, अब दुनिया में कोई तो एटॉमिक वार तो नहीं हो सकता इस वक्त, और अगर कोई, बिल्कुल कोई अपना ये सोच ले कि नहीं अब हम, तुम भी मरो और हम भी मरेंगे, तो उसकी बात अलग है। उसको अगर अपना कंट्री खत्म कर देना है या अपने को खत्म कर लेना है, उस पर तो बात नहीं कर सकते। पर अब जो लड़ाई का जो स्टेज है, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से अमेरिका और अब टेबल पे आ गया बात करने के कभी अरब के पास जा रहा है, कभी टर्की के पास जा रहा है, कभी रूस के पास जा रहा है, कभी चाइना के पास जा रहा है। एक डिप्लोमेसी करके वो चाहते हैं जंगबंदी करना। लेकिन जो फिलिस्तीन को अलग देश बनाने वाली बात पे ये लोग चुप हो जाते हैं। तो फिलिस्तीन को जब तक अलग देश नहीं बनाएंगे, तब तक आप मान के रखिए कि ये जंग नहीं बंद होगी, चाहे लोग जितना भी जोर लगा लें। नहीं, बिल्कुल। और ये फजील साहब, जो रूस और चाइना के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अगर जंग बढ़ती है तो, और किसी ने ये भी कहा था कि चीन और रूस चाहते भी हैं कि यहाँ जंग होती रहे, ऐसा भी कहा गया, क्या ये सही है? देखिए, लड़ाई जो है अमेरिका की बहुत पुरानी है रूस के साथ, और चाइना भी उसके साथ आ गया। तो ये लड़ाई, अब देखिए, अगर वहां यूक्रेन का युद्ध चल रहा था 1 साल के करीब, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, तुरंत रिजल्ट सामने आ गया। अब पूरी तरह से यूक्रेन खत्म हो चुका है, और रूस अपना सारा एरिया कवर करके अपने, और और नेटवर्क की ये चैप्टर क्लोज हुआ इस 7 अक्टूबर के बाद। 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका को, जब अमेरिका को ख्याल भी नहीं रहा होगा कि इसराइल में हमको फंसा देंगे ये लोग।
ये बात अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कभी कि हमको इजराइल में फंसना पड़ेगा आकर के। नहीं बिल्कुल। और ये फजील साहब, जिस तरीके से अमेरिका बार बार एक बात कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं, हम फिलिस्तीन को मान्यता देने तो रुकावट कहाँ है? सवाल ये है फजील साहब कि अ, ये आखिर फिलिस्तीन, ये इजराइल मान क्यों नहीं रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? बार बार जो बात अमेरिका समझाता है, अभी सुनने में आया है कि अमेरिका जो है वो नेतन्याहू को बहुत गालियां भी दी, इस तरीके की बहुत बुरा भला कहा, तमाम बातें, लेकिन इसके बावजूद साथ खड़ा है। नहीं देखिए, आप गांव में भी किसी बड़े आदमी से जब उलझिएगा ना, तो ऐसे ही पॉलिसी आपको भी साथ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा आदमी जो होता है ना, जल्दी मानता नहीं है और वो धोखा दे रहे हैं ये लोग। ये बात तो सब लोग समझते हैं ना, जॉर्डन, हूती, यमन, अरब, सब समझ रहा है ये बात कि ये किसी तरह बहला फुसला के जंगबंदी कर लेंगे और फिर फिलिस्तीन को राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं बनाएंगे। तो तब तक ये बात नहीं होगी जब तक फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता और वहां सरकार नहीं बन जाती। नहीं बिल्कुल। तो ये और हमारे पास अभी आया है कि हमारे मेहमान फजील भाई पूछो कि लोग गाजा में भूख से मर रहे हैं, इन पर सर, तो ये जो सवाल बार बार लोग कर रहे हैं कि गजा में बहुत तादाद बढ़ी है, 5 लाख के करीब है फजील साहब, जिन तक खाना पानी और अब तो भूख से लोग मरने लगे हैं। तो ऐसे में जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, या उनको कम से कम अब तो आना चाहिए। क्या रुकावट है, क्या परेशानी है, क्या क्या लग रहा है आपको, या अब आएंगे? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, फिलिस्तीन के लोगों को तकलीफ नहीं है, वो तो हवाई चप्पल पहन करके लॉन्चर चला रहे हैं। और औरतें जो हैं खाना चूल ईंटा रख करके ना, उस पे तवे पे रोटी बना करके और लड़ रही हैं। ऐसे नहीं है कि जो बहादुर लोग हैं उनको ये मत सोचिए, वेस्टर्न मीडिया जो है ना, निरीह और कमजोर दिखाना चाहती है कि ये लोग मिस्कीन लोग हैं, ये लोग कमजोर लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ताकि आपका मुस्लिम कंट्रियों में आपस में अवाम और बादशाह, अवाम और सरकार के बीच में फ्रैक्शन पैदा हो और हम अपने ही मुस्लिम कंट्रीज के बारे में आलोचना करें। पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे 57 देश, पूरी दुनिया के मुसलमान और ईसाई भी, हर कौम के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, वो फिलिस्तीन की मदद में सबसे आगे खड़े हैं। मदद पहुंच रही है, जिस हालत से भी पहुंचे, कम बेसी अलग बात है, लेकिन मदद जा रही है। ये वेस्टर्न मीडिया नहीं जो तो है ना, कहाँ इस से तरह जा के रही है प्रोपेगेंडा करती है। फजील साहब? कहाँ से मदद जा रही है? क्या कहाँ से आपको लग रहा है? जिस तरह से मदद थोड़ा स्लो स्लो रफा बॉर्डर से जा रही है, एक वही एक रास्ता है जहां से मदद जा रही है। और ये लोग चाहे जितना भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसमें क्या है कि इजराइल के वो कब्जे में है, वो बॉर्डर जो है इजराइल चलाता है, तो थोड़ा धीरे जा रही है। और इस बात की तकलीफ गजा के लोगों को नहीं है, गजा के लोग हर हाल में लड़ने को तैयार है। जो लोग दुनिया भर में मुसलमान, जहां हम लोग जैसे खुद कुछ नहीं कर पाते, तो हम वहां पे, और ये वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। वेस्टर्न हम्म। मीडिया को ये समझ लीजिए, बताने में बहुत फायदा है कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। ये वेस्टर्न मीडिया बता रही। क्यों बता रही है भाई? वेस्टर्न मीडिया को क्या इंटरेस्ट है? वेस्टर्न मीडिया को तो, और उसको, क्योंकि वो पूरी दुनिया का ध्यान जो है ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मिस्कीन लोग हैं, ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये कमजोर हैं, ये मर जाएंगे भूख सर के, दवाई से मर जाएंगे। ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और एक और और लड़ाई और, होती है, जी जी जी। लड़ाई और जब फजील होती है ना साहब, मुमताज भाई, जी जी, और फजील अब मान साहब लीजिए ने, गांव में भी अगर लड़ाई हो जाती है, तो उस दिन खिचड़ी ही बनती है घर में, कोई रोगन गोश्त नहीं बनता है। अगर घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है मोहल्ले पड़ोस में, तो वहां भी कोई रोगन जोश नहीं बनता है, वो खिचड़ी बना के किसी तरह पेट भर लिया जाता है। तो यही तरीके होते हैं। आप एक दुनिया को, आप कितना बड़ा, फिलिस्तीन के लोगों ने दुनिया में कितना बड़ा मैसेज दिया, और बहादुरी की चर्चा आज पूरी वर्ल्ड में है, दुनिया में है। उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो हर हाल में लड़ने को तैयार है, वो सरेंडर नहीं करते, भाग नहीं रहे छोड़ करके। कभी भी नहीं हमको बिल्कुल। वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। नहीं, हम आपकी बात से इसलिए थोड़ा सा इत्तेफाक कर रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी यूएनओ से जब भी रिपोर्ट आई तो ऐसा लगा कि जैसे कमजोर दिखाने का या मजलूम दिखाने का, तो क्या यही वजह है?
और हम लोग ये कहते भी थे कि आखिर ये रिपोर्टिंग सिर्फ यूएनओ क्यों कर रहा है, कि साहब वहां इतने मर गए, इतने भूखे हो गए, इतने ये हो गए, इतना बेचारगी जो है, तो क्या ये बेचारगी, कई बार लगता है कि बड़ी हमदर्दी की बात हो रही है, हाँ, बहुत हमदर्दाना, लेकिन आपके हिसाब से तो ये कमजोर करने वाली बात है फजील साहब। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि वो एक ट्रैप है, ये वो वेस्टर्न मीडिया जो है ट्रैप में फंसा रही है आप हम सबको, पूरी दुनिया को। वो ये दिखाने की कोशिश, किसी को भी ना आप अगर 4 बार बोल दीजिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बीमार लग रहे हैं, तो उसका मनोबल गिरने लगता है। आप बहुत स्वस्थ आपको अगर बिल्कुल घर से अच्छे निकले हैं और हम कह दें कि क्या मुमताज भाई कुछ तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही है, कुछ बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो आप नर्वस से हो जाते हैं कि यार सचमुच हमारी तबीयत खराब है क्या। तो ये वेस्टर्न मीडिया का ना, और हम लोग तो अब इंडिया मीडिया से भी सीख रहे हैं। आप इंडियन मीडिया से नहीं सीख रहे आप, कि किस तरह से हम लोग को बता रहे हैं पूरी दुनिया में भारत के मुसलमानों को मिस्कीन, और वो दिखा रहे हैं कि ये लोग तो बेचारे मिस्कीन हैं, भाजपा वालों से लड़ नहीं पा रहे, इनके घर तोड़ देते हैं, इनका बुलडोजर चल जाता है, ये लोग कुछ कर नहीं पाते। कैसा दुनिया के मुसलमान आज भारत के मुसलमान के बारे में क्या सोच रहा है, समझते हैं आप इस बात को? ऐसे मिस्कीन समझ रहा है जैसे लग रहा है कि बेचारे वो बड़ी जुल्म में है और कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक, ये हमारी मीडिया कह रही, प्रोपेगेंडा ये देश में। अब आज बरेली में कुछ हुआ तो बोले कि प्रदर्शन क्यों किया हमने, रे संविधान खत्म हो गया है क्या देश के अंदर? प्रदर्शन करने का 70 साल से हम कर रहे हैं, कोई आज नया कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन तो 70 साल से कर रहे हैं ना, कोई आज पहली बार कर रहे हैं क्या? तो ये बात, ये कभी भी वेस्टर्न मीडिया अब जो है ना, एक दूसरे को देख के लोग सीख रहे हैं। हम लोग भी आज से 15-16 से के पहले की मीडिया को और आज की मीडिया को हम भारत में भी तो एनालिस करते हैं ना। तो ये वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि साहब जंगबंदी जल्दी करा दो, वहां के लोग मर रहे, भूख से तड़प के मर रहे, दवाई के बिना मर रहे। अरे ऐसे जो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वहां लड़ने को तैयार हैं, वो रसद नहीं पहुंचाएंगे या उनको खाना नहीं देंगे। जो उनको पैसा दे रहा है, जो उनको हथियार दे रहा है, उनको खाना नहीं देगा। जिस रास्ते से हथियार जाता होगा उस रास्ते से चीजें भी जाती होंगी। ऐसा थोड़ा ही है कि आखिर इतना हथियार जो गया और इतने उनके इक्विपमेंट गए ना कहीं से, तो उसी रास्ते से रसद भी जाएगी। जी, फजील साहब, जब आप आते हैं, और हालांकि इससे पहले ही बात होती है, लेकिन आपका नजरिया ओआईसी को लेकर के बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। क्या लग रहा है, ओआईसी क्या बिल्कुल खामोश है, कोई मीटिंग नहीं, कोई, क्या इसकी वजह क्या आप समझते हैं? कोई ये मसलहत है या क्या है, या कोई अंदर अंदर, जैसे कि आप कहते भी हैं कि बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जाती हैं, क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल, अब ये होशियारी हमने ईसाई देशों से सीखी है। अब दुनिया के मुसलमान जो हैं, अब उनसे सीख रहे कि भाई शोर क्यों करना, काम करना है अपना, शोर नहीं करना है। और शोर करने से होता क्या है, यहां भी देखिए हम लोग इंडिया के अंदर भी शोर करके क्या कर पा रहे हैं? अदालत में जाकर के, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे हम अदालत में लड़ करके कुछ तो काम कर ही रहे ना। लेकिन शोर करे, आज इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग ना दाढ़ी टोपी रख के उनको पाले गए हैं, और जहां कहीं भीड़ होती है तो पत्थर वही लोग फेंक देते हैं, और सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं। इससे कैसे बचेंगे आप? आपकी भीड़ में बीजेपी के 100 लोग जो दिखने में मुसलमान जैसे हैं, टोपी लगा करके और भीड़ में घुस करके वो पत्थर चला रहे हैं, और पकड़े जा रहे हैं मुसलमान, मारे जा रहे हैं मुसलमान। तो इससे कैसे आप निपटेंगे? ये सब तो हथकंडे हैं ना। तो ओआईसी भी तो इतने साल से, 30-40 साल से तो लड़ ही रहा है ना। तो उसको भी तो दिमाग आ गया कि भाई हमें काम करना है, हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है। जब 100 लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये सब दिखावा नहीं करना। और ओआईसी आज फिलिस्तीन जो आगे खड़ा है ना मुमताज भाई, ओआईसी की देन है ये। नहीं तो इसी इसी मुस्लिम कंट्रीज में 4 मुसलमान कंट्री अमेरिका के साथ हो जाता, अमेरिका को अपना बेस दे देता। लेकिन ओआईसी की वजह से कोई चाह के भी, कितना भी इजराइल का दोस्त है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है उसके फेवर में। ये ओआईसी का दबाव है। कभी भी संगठन की ताकत तो होती है, चाहे वो मुर्दों का भी संगठन होता है, वहां भी ताकत होती है। तो ओआईसी अब एक संगठन बन चुका है। अब अगर अरब को भी कुछ बोलना होगा ना, तो उसको पीछे देखना होगा कि मेरे साथ 57 लोग खड़े हैं, एक हमको छोड़ दिए तो 56 लोग खड़े हैं, वो फिर क्या कहेंगे? और खतरा अरब के ऊपर नहीं है। अमेरिका तो अरब को ही कब्जा करना चाहता है पूरी तरह से। पूरी इजराइल को, अगर फिलिस्तीन मिट गया तो अरब भी मिट जाएगा, ये जान लीजिए आप। अगला नंबर अरब का है। तो अरब भी इस बात को जान रहा है।
कि हम अगर बिल्कुल, अगर फिलिस्तीन मिटा तो अरब अगला नंबर अरब का है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का लीडर अरब है। अरब के हाथ में आ जाने के बाद पूरा तेल उसके हाथ में और कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल एक और चीज़ फ़ज़ील साहब आखिरी वो ये कि ईरान के बारे में क्या लग रहा है कि ईरान जो है वो कितना और ये जो कहा है यूनुस चौहान साहब लिखा है कि अमेरिका सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इज़राइल ये जंग कभी नहीं जीत सकता। ये जो बात कही है इसको कैसे आप देखते हैं? क्या इसमें बस देखिए, आखिरी ये सवाल। किसी एक आदमी का परसेप्शन है, उसको बहुत खुश होने की बात नहीं है किसने क्या कहा, मीडिया में क्या चला, ये सब चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नहीं, इज़राइल देखिए, जीत नहीं सकता ये जंग। ये नहीं, अमेरिकी ये तो हम फौज पहले दिन से बोल रहे हैं। ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि इज़राइल नहीं जीतेगा। आप जब बहुत ज़्यादा इज़राइल अटैक कर रहा था, उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि इज़राइल कुछ दिन तक चलेगा और वो गज़ा में जाके फँस गया चारों तरफ से। कभी भी युद्ध जो है ना, वो खुले मैदान में ही हो पाता है। अंदर आबादी के अंदर कभी पुलिस भी एक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे कार्रवाई करना। कितने को आप मारेंगे? और आपको कोई छत से मार देगा तो क्या करेंगे? तो ये लड़ाई कभी भी ये इनको जो है कभी ये जीत नहीं सकते। और इनकी तो भाड़े की सेना है, इज़राइल के पास तो कोई अपनी सेना भी नहीं है। वो तो बेचारे पकड़-पकड़ के आए हैं, वेल ट्रेन्ड सोल्जर भी नहीं उनके पास। ये तो खाली ना बड़े-बड़े जहाज से लोग डरवा रहे थे पहले। ये दिखा करके, बड़ा-बड़ा जहाज दिखा करके, बड़ी-बड़ी मिसाइल दिखा करके, टेक्नोलॉजी। एक 22 साल के लड़के ने उनका आयरन डोम का सर्वर हैक कर लिया। देखा आपने कैसे? एक लड़के ने बिल्कुल। सर्वर हैक कर लिया, पूरा उनका सिस्टम ही खत्म कर दिया। ये लोग डरवाते थे पहले, अब वो डर निकल चुकी है सबकी। तो ये बड़ा-बड़ा जहाज दिखा करके, बड़ा-बड़ा हथियार दिखा के डरवाते थे। क्या कर लेंगे उस हथियार से? आप बेगुनाहों को तो नहीं मार सकते। अगर मारेंगे तो एक आदमी को छत पे मारेंगे तो 10 आदमी उसमें घायल तो होगा ना, तो उसका जवाब कौन देगा? तो बिल्कुल चलिए यहीं पे फ़ज़ील साहब रोकते हैं और देखिए हर आदमी का मैंने कहा कि अपना एंगल होता है और हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है। हर आदमी अपनी बात अपने तौर से तज्ज़िया करता है और ये उसका हक है। और फ़ज़ील साहब ने एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा और ये बात तो देखिए शौकत भारती साहब भी कहीं न कहीं मानते हैं कि अगर आज सऊदी अरब अपना बेस नहीं दे रहा है, सऊदी अरब अगर आज इज़राइल को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तुर्की अगर कर रहा है या एक 4 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया, अभी तक शिया-सुन्नी वाली बात कहीं कोई नहीं हो पाई। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि ईरान देखिए टर्की से भी बात कर रहा है, सऊदी से भी बात कर रहा है और जो दूसरे ममालिक हैं उनसे भी राब्ते में है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एंगल ज़रूर देखना चाहिए और सारे एंगल, ईरान देखिए ठीक है? मुमताज भाई, ईरान ने ना 4-4 हज़ार किलोमीटर की मिसाइल बना ली है। ये वहीं से बैठे-बैठे अमेरिका को मार देगा। ये सबको अब सबको डर लगने लगा है। पहले अमेरिका इंडिपेंडेंट एक कंट्री था डरवाने के लिए। वो टेक्नोलॉजी अब सबके पास आ चुकी है। अब किसी नहीं 100 को मारेंगे, 10 को मार देंगे, लेकिन मार देंगे। बात ये होती है, अब सबके पास 4,000 5,000 किलोमीटर की मिसाइल है सबके पास।